पिछली वीडियो में हम लोगों ने बायो-सेवर्ट्स लॉ के बारे में जाना और आज हम लोग बायो-सेवर्ट्स लॉ का एक एप्लीकेशन करने वाले हैं जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। यानी कि एक सर्कुलर लूप है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट फ्लो होने की वजह से उस सर्कुलर लूप की एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, उस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। किसकी हेल्प से? तो बायो-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो जरा ये देख लेते हैं, यहां पर जो भी चीजें हमारे पास दी गई हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास एक सर्कुलर लूप दिया गया है और ये सर्कुलर लूप इस प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से आ रहा है और यहां अंदर चला जा रहा है। ठीक है ना? जहां पर मैं खड़ा हूं उस पोजीशन से ये एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से रखा हुआ है और जो करंट की डायरेक्शन इसमें होने वाली है वो भी इस ऊपर वाली पोजीशन पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट आएगी और नीचे वाले पोजीशन पर करंट अंदर परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना आपको, करंट की डायरेक्शन कैसी है, यहां पे जिस पोजीशन पर मैं खड़ा हूं वहां से मैं ऑब्जर्व करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है। ठीक है? तो यहां पर अगर मैंने मान लिया कि ये जो हमारा सर्कुलर लूप है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, तो मैंने ऐसा कहा कि इसकी जो रेडियस है a है और इसके सेंटर पॉइंट से जो पॉइंट P है वो जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है उसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। ठीक है? तो बायो-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर मैं क्या करूंगा, करंट एलिमेंट कंसीडर करूंगा। तो मैंने करंट एलिमेंट यहां पर कंसीडर कर लिया जो कि है dl। क्या करंट एलिमेंट लिया मैंने? जो कि है dl, करंट एलिमेंट कंसीडर किया। अब इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी मैं उसे फाइंड कर लूंगा। और इस सर्कुलर लूप पे अगर बात की जाए तो वैसे तो बहुत सारे हमारे करंट एलिमेंट हो सकते हैं, dl 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 हर जगह पर होगा। अच्छा एक चीज और, यहां पर जो dl करंट एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, तो मैंने कहा जो करंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहां पर dl करंट एलिमेंट की भी डायरेक्शन होगी, यानी कि इस वाले पोर्शन पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इस वाले पॉइंट पर परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना? तो बहुत सारे यहां पर करंट एलिमेंट होंगे dl dl dl। अगर उनका सम कर दिया जाए यानी कि उनका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो इस सर्कुलर लूप की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस dl करंट एलिमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर होगी वो मैं फाइंड आउट करता हूं। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि जिस पॉइंट पर हमको यहां पर फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, dl करंट एलिमेंट से जो उसकी पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर r है, वो मैं जरा यहां पर बता दूं, उसकी वो है r। ठीक है? ये पोजीशन वेक्टर कितना है r और यहां पर जो एंगल है वो कितना है, मैंने मान लिया कि थीटा एंगल पर है। ठीक है? तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि जो बायो-सेवर्ट्स लॉ में मुझे इक्वेशन मिला था वो क्या था, जरा ये देख लेते हैं। वो था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है? या फिर अगर इसी का वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो वो होगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL इनटू, यानी क्रॉस था यहां पर, जब वेक्टर फॉर्म में लिखा था यूनिट वेक्टर r था अपॉन RQ, ये था हमारे पास। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें कि भाई इस पॉइंट P पर इस dl करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यहां पर हमें फाइंड करना होगा साइन थीटा, यानी कि एंगल कितना होगा, किसके बीच में, ये एंगल किसके बीच में बताना होगा, तो मुझे बताना होगा करंट एलिमेंट dl और पोजीशन वेक्टर r के बीच का एंगल। अब जरा आइए यहां पर हम लोग एंगल को देखें कि कितना एंगल है इसके बीच में। तो इस पॉइंट पर जो करंट एलिमेंट हमारा dl है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है और पोजीशन वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है। मुझे अगर बताना है कि इस करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो जरा ये देखते हैं। ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मेरा dl करंट एलिमेंट है और ये मेरी पोजीशन वेक्टर r है। तो अब आप देखिए जरा इनके बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड dl करंट एलिमेंट, ये पोजीशन वेक्टर, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है भाई, वो है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है? अब यहां पर अगर थीटा 90 डिग्री है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी साइन 90। अगर हम यहां प्लेस करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 में पुट करूंगा तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई, ये हो गया। लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो अगर मैंने वेक्टर फॉर्म ये लिखा हुआ है तो मुझे दो क्रॉस वेक्टर्स के अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो कैसे करता हूं, मैंने आपसे बताया था। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करना है, थंब की डायरेक्शन जो होगी वो
किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा करंट एलिमेंट डीएल है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और ये देखिए ये हमारा पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से यहां पर है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी इस फिंगर्स को मैं इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करूंगा और इस तरीके से कुछ ऐसा ऐसा सीधा नहीं रखूंगा, ऐसा करूंगा और इस डायरेक्शन में मैं इसको कर्ल करूंगा। तो देखिए थंब की जो डायरेक्शन दिख रही है ये वाली, ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये इस डायरेक्शन में, यहां पर जो डायरेक्शन होगी वो इस पोजीशन वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता कर लिया कि भाई ये मैग्नीट्यूड है μ0/4 आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, और जो डायरेक्शन है वो इस पोजीशन वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में dB मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन यहां पर भाई कई सारे करंट एलिमेंट हो सकते हैं, करंट एलिमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो अगर उन सभी की बात की जाए तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक और करंट एलिमेंट डीएल डैश यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं। तो वो क्या होगा, देखिए यहां पर मैंने क्या किया, एक और करंट एलिमेंट डीएल डैश कंसीडर कर लिया, ये है डीएल डैश, और इस डीएल डैश की जो डायरेक्शन है वो करंट की ही डायरेक्शन में है, और इस पॉइंट पर जो करंट है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डीएल डैश की भी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। अब यहां पर भी अगर मैं कहूं आपसे, भाई देखिए यही तो इक्वेशन हमारा लिखा हुआ है, मैं इसको क्या कर दूंगा, डीएल डैश कर दूंगा, यहां पर भी डीएल डैश कर दूंगा। अब फिर से मुझे क्या करना है भाई, डीएल डैश और पोजीशन वेक्टर आर, अच्छा इसका पोजीशन वेक्टर भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होने वाला है डीएल डैश का, वो होगा हमारा पोजीशन वेक्टर आर कुछ इस तरीके से, और यहां पर अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर और डीएल डैश के बीच का एंगल फाइंड आउट करना चाहूं तो देखिए इस बार डीएल डैश जो है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है, और पोजीशन वेक्टर आर कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, इस तरीके से पोजीशन में है, देखिए ऐसे। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इसके बीच का एंगल कितना है, तो फिर से यहां पर जो एंगल है वो कितना है, वो एंगल है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। और फिर से अगर 90 डिग्री है तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड आएगा यानी कि जो डीबी डैश आएगा वो भी कितना आएगा, μ0/4 आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा एक बात और, यहां पर ये जो डीएल और डीएल डैश है क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो हाँ बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि ये करंट एलिमेंट ही तो हैं। तो ऐसे ना जाने कितने इनफाइनाइट करंट एलिमेंट इस सर्कुलर लूप पर कंसीडर किए जा सकते हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो डीएल है वो डीएल डैश के बराबर है। अगर डीएल और डीएल डैश बराबर है तो यहां पर ये जो मैंने डीबी और डीबी डैश फाइंड आउट किया है ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। अच्छा यहां पर जो हमारा डीएल डैश है उसका मैग्नीट्यूड तो मैंने फाइंड कर लिया, अब जरा इसकी डायरेक्शन भी पता करें। तो इसकी डायरेक्शन के लिए फिर से वही वाला रूल लगाना है हमको कि फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में मैं अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करूंगा और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करूंगा। तो देखिए कुछ इसी तरीके से ना, ये हमारा क्या है, करंट एलिमेंट डीएल डैश, और ये हमारी पोजीशन वेक्टर, और इस बार कुछ इस तरीके से होगा जो कि इनवर्ड डायरेक्शन, और ये कुछ ऊपर की तरफ। तो मैंने इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को स्ट्रेच किया, सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं, जिस डायरेक्शन में हमारा थंब होगा यानी कि इस डायरेक्शन में हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो देखिए यहां पर मैंने कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो कि पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में डीबी डैश मैंने बताया। देखिए यहां पर अभी तक जो चीजें हम लोगों ने कर ली है वो क्या किया है, मैंने इस सर्कुलर लूप पर दो करंट एलिमेंट कंसीडर किया है डायमेट्रिकली। ये डायमेट्रिकली है मेरे पास करंट एलिमेंट, ध्यान रखिएगा। डायमेट्रिकली का मतलब कि डायमीटर के अपोजिट, ठीक है। तो मैंने एक लिया डीएल, दूसरा लिया डीएल डैश। इन डीएल और डीएल डैश की वजह से जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है वो डीबी और डीबी डैश है, और जो इनकी डायरेक्शन है वो डीएल की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में डीएल है, और डीएल डैश की वजह से डीबी कुछ इस डायरेक्शन में, जो कि पोजीशन वेक्टर के साथ 90 डिग्री पर। इसे क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, किसमें, दो कंपोनेंट्स में। तो इसके जो दो कंपोनेंट्स होंगे कौन कौन से होंगे, देखिए एक कंपोनेंट जो इसका होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जरा हम लोग यहां पर एंगल डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि एंगल अगर हमको डिसाइड हो जाएगा तो हम बता सकेंगे कि कौन सा कंपोनेंट हमारा साइन थीटा वाला है, कौन सा कॉस थीटा वाला है। तो जरा एक बात देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि ये वाला एंगल क्या था भाई, थीटा था, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है ना। ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये भी थीटा होगा और ये वाला भी थीटा होगा। अब अगर आप देखिए ये वाली जो लाइन है और ये जो एक्सिस वाली लाइन है, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, पक्का।
ये 90 माइनस थीटा है। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो पोजीशन वेक्टर है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एंगल कितना है, 90 है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। बात समझ में आई? तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा होगा। तो अब मुझे पता चल गया कि कौन सा मेरा कॉस थीटा होगा, कौन सा साइन थीटा होगा। मुझे पता है कि ये वाला कंपोनेंट थीटा के साथ लगा हुआ है, यानी कि ये होगा डीबी कॉस थीटा और ये वाला होगा डीबी साइन थीटा। ठीक है ना? इसी तरीके से यहां पे ये होगा डीबी डैश कॉस थीटा और ये वाला होगा डीबी डैश साइन थीटा। डन। अब भाई हमको पता है कि अगर डीबी और डीबी डैश बराबर है तो इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, और अगर मैग्नीट्यूड बराबर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, एक्सिस के अलोंग इसी डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एक्सिस के अलोंग ही होगी, लेकिन कितनी होगी जरा ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर डीबी साइन थीटा या डीबी डैश साइन थीटा ये दोनों तो एक ही है, मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। तो अगर बात किया जाए ऐसे तो बहुत सारे करंट एलिमेंट होंगे, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। जितने भी करंट एलिमेंट यहां पर होंगे मैं एज्यूम करूंगा उतने ही यहां पर ऐसे कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और डीबी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा वो एक्सिस के अलोंग कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो मुझे अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस करंट या इस सर्कुलर लूप की वजह से, यानी कि बी अगर मुझे चाहिए तो मुझे इंटीग्रेशन करना होगा किसका, डीबी साइन थीटा का। किसका इंटीग्रेशन करना होगा, डीबी साइन थीटा का, क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट करंट एलिमेंट मैं इस सर्कुलर लूप पर कंसीडर कर सकता हूं, और अगर इनफाइनाइट सर्कुलर लूप पर करंट एलिमेंट होंगे तो यहां पर डीबी साइन थीटा भी इनफाइनाइट्स होंगे। अगर उन सभी का सम करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखिए इसके इंटीग्रेशन के लिए मैं इसकी डीबी की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी की वैल्यू क्या है, वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर एंड साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से जो कांस्टेंट टर्म है उनको मैं बाहर कर लेता हूं। तो कांस्टेंट क्या क्या है जरा देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, आई यानी कि करंट जो फ्लो हो रही है वो भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर ये भी हमारा कांस्टेंट है, साइन थीटा, साइन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू ही क्यों ना रख ली जाए। जरा देखिए ये अगर थीटा है तो अगर इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल है, अगर मैं इसमें साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कौन है भाई, ये वाला है, हाइपोटेन्यूस ये वाला, यानी a अपॉन r। तो मैं साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट यहां लिख ले रहा हूं a अपॉन r। तो यहां पर जो इंटीग्रेशन के लिए बचा वो क्या बचा, dl। ठीक है ना? अब ये बताइए ये जो करंट एलिमेंट dl है, अगर मैं सभी करंट एलिमेंट dl को यहां पर ऐड कर लूं, यानी कि इसका इंटीग्रेशन कर लूं, तो किसके बराबर आएगा। देखिए मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर ही तो आएगी, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकती ना। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, यानी कि जब हम dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब a, और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि वो सरकमफ्रेंस 2 पाई r के बराबर होगा। तो 2 पाई r, r की जगह पर मैंने क्या कंसीडर किया है, a, यानी कि मैं लिखूंगा 2 पाई a। क्या लिखूंगा, 2 पाई a। अब देखिए यहां पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 बचेगा यहां पर, और कुछ हो रहा है क्या, और नहीं हो रहा है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो कितनी आई, वो आई म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2 r क्यूब, ये आई हमारे पास। अच्छा एक काम कर सकते हैं, ये जो आर क्यूब है इसकी वैल्यू भी तो यहां पर पुट कर सकता हूं। कैसे, देखिए यहां जो आर की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है ना, हाइपोटेन्यूस का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, या फिर मैं अगर चाहूं तो इसी को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है ना? अब ये r की जगह पर मैं वैल्यू पुट करूंगा, ये r की वैल्यू है, इसकी जगह पर मैं ये पुट करूंगा। अब देखिए यहां पर r क्यूब लिखा है और यहां पर 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहां पर जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी वो कितनी होगी, जरा देखिए, वो होगी मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
ठीक है ना, यानी कि ये हमारा क्या आ गया भाई, ये हमारा आया फाइनल इक्वेशन। ठीक है, किसके लिए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए। कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो भाई इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस x² की पावर 3/2। अच्छा, एक पॉइंट और यहां पर अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इस सेंटर पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इस सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं एट सेंटर। तो सेंटर के लिए जो x होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब x 0 हो जाएगा तो यहां पर देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a³ होगा और ये वाला a हमारा कैंसिल होगा, तो यहां पर सिर्फ क्या इतना बचेगा, यहां पर सिर्फ a बचेगा। तो ये हो जाएगा, जो सेंटर पॉइंट की बात हो रही है वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन a वाला ऊपर तो कैंसिल हो गया, ये होगा 2a। कितना हो जाएगा, 2a। तो अगर सेंटर पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a के बराबर होगी। तो जरा एक बार मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं इस टॉपिक को। देखिए यहां पर हमारे पास एक सर्कुलर लूप था, इस सर्कुलर लूप की में जो करंट फ्लो हो रही थी उस करंट की वजह से इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी। तो हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प ली। मैंने यहां पर एक करंट एलिमेंट डीएल कंसीडर किया और डीएल करंट एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड थी यहां पर उसकी डायरेक्शन डी भी कुछ इस डायरेक्शन में थी, मैग्नीट्यूड ये था। अब मैंने डायमेट्रिकली एक दूसरा करंट एलिमेंट डीएल डैश कंसीडर किया। इस डीएल डैश की वजह से जो मैग्नीट्यूड था हमारा वो डीबी डैश यहां पर था और जो इसकी डायरेक्शन थी वो डीबी डैश कुछ इस डायरेक्शन में थी। डीबी इस डायरेक्शन में था, डीबी डैश इस डायरेक्शन में था। तो ऐसे तो बहुत सारे हमारे करंट एलिमेंट इस सर्कुलर लूप पर होंगे तो उनकी भी डायरेक्शन इस तरीके से अलग अलग होगी। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा। तो मैंने क्या किया, डीबी और डीबी डैश के कंपोनेंट फाइंड आउट किए और कंपोनेंट में मैंने देखा जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट था वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा था और जो रिजल्टेंट आ रहा था यानी साइन थीटा वाला कंपोनेंट वो एक्सिस के अलोंग कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा था। अब यहां पर हमने क्या किया, ये जो हमारे पास डीबी साइन थीटा था इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि ऐसे जितने भी हमारे करंट एलिमेंट होंगे उन सभी की वजह से जो डीबी साइन थीटा होगा वो एक्सिस के अलोंग होगा। इन सभी का मैंने जब इंटीग्रेशन किया तो फाइनल इक्वेशन जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आई हमारे पास y म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन आया। और अगर मैंने कहा कि इसके सेंटर पॉइंट पर हमसे मैग्नेटिक फील्ड पता की जाए तो सेंटर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये x की वैल्यू हम 0 कर देंगे, जिससे हमारे पास जो इक्वेशन आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a आएगा। अच्छा, एक बात और, इसके पहले आपने राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ा था और आप क्या करते थे, राइट हैंड की थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करते थे और जिस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करते थे उस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती थी। लेकिन ये किसके लिए था, एक स्ट्रेट वायर के लिए था। अगर आपके पास एक सर्कुलर लूप है, उस सर्कुलर लूप में फ्लो होने वाले करंट की वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो सेम वही रूल आपको यूज करना है, जस्ट दोनों की पोजीशन को एक्सचेंज कर देना है। जैसे कि यहां पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो आप ये जो सर्कुलर लूप में जो करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करिए। किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में अपनी इन 4 फिंगर्स को आप कर्ल करिए और जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा उस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है ना, तो वही राइट हैंड थंब रूल है हमारा। यहां पर हम लोग वही यूज कर रहे हैं, जस्ट जो थंब हम करंट की डायरेक्शन में प्लेस करते थे अब इन 4 फिंगर्स को हम करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं और जिस डायरेक्शन में हमारा थंब होता है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। देखिए यहां से भी ये जस्टिफाई हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक्सिस के अलोंग है। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बायो-सेवर्ट्स लॉ का एक और एप्लीकेशन है जो कि एक स्ट्रेट वायर का है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।